वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम चैप्टर लेके आए हैं वो मॉनेटरी इकोनॉमिक्स में एक छोटा सा पोर्शन दिया हुआ है, लेकिन ये क्लासिकल थ्योरी का मेन टॉपिक है और टॉपिक में हमें दिया गया जाता है सेज लॉ। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि सेज लॉ है क्या। ये जो सेज लॉ है ये जेबी से का मतलब है जीन बेपिस्ट से, तो इनके जो से वर्ड से इसको सेज लॉ कहा जाता है। और ये क्लासिकल थ्योरी का चैप्टर है। क्लासिकल अप्रोच वाले जेबी से क्लासिकल अप्रोच वाले एक इकोनॉमिस्ट हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी ट्रेट डी इकोनॉमिक पॉलिटिक। इसमें, और ये 1803 में प्रकाशित हुई थी। इसमें इन्होंने मार्केट से रिलेटेड अपने लॉ को प्रतिपादित किया था और बिल्कुल एक सिंपल सा लॉ है जिसको सेज मार्केट लॉ कहा जाता है। तो उन्हें जेबी से सेज लॉ ऑफ मार्केट के नाम से जाना जाता है। और ये बहुत एक सिंपल सा लॉ है लेकिन ये बहुत मेन लॉ है। इसमें कहा जाता है, से कहते हैं कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, यानी पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न कर लेती है। यानी अगर मार्केट में अगर आप देखा जाए तो कई बार सप्लाई हो जाती है और वो सप्लाई जो होती है उसकी डिमांड अपने आप, मार्केट्स की जो पावर होती है, जैसे डिमांड और सप्लाई दो पावर होती है, मांग और पूर्ति, ये दोनों शक्तियाँ उस सप्लाई को खपत कर लेती है, यानी सप्लाई की ऑन डिमांड आ जाती है। यानी वो कहते हैं कि जेबीसी के अनुसार जिस अनुपात में पूर्ति बढ़ती है घटती है, यानी जो सप्लाई है इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होती है, उसी अनुपात में उत्पादन के साधन की क्रय शक्ति और मांग भी बढ़ती या घटती है। यहाँ ये देखने वाली बात यह है कि इसके दो रूप हैं, एक तो सप्लाई और दूसरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो वो बताते हैं कि जिस अनुपात में पूर्ति यानी सप्लाई बढ़ती या घटती है, उसी अनुपात में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की क्रय शक्ति और मांग भी बढ़ती और घटती है। ये मांग और पूर्ति यहाँ सदैव एक दूसरे के बराबर होती है। तो अगर ओवर प्रोडक्शन होता भी है तो उसको ये खपत कर लिया जाता है। यदि अगर ये मानकर चलिए कि अगर अर्थव्यवस्था में ओवर प्रोडक्शन होगा तो उससे अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या नहीं होगी। ऑन द अदर हैंड, देयर इज अ जनरल ओवर प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी, देन द सम लेबर में बी आस्क्ड टू लीव देयर जॉब। तो यहाँ देखने वाली बात यह है कि जब जेबी से ये कहते हैं कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, तो इसका मतलब ये है कि जो इकोनॉमी है उसमें अनएम्प्लॉयमेंट जैसी कोई समस्या नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि जो ओवर प्रोडक्शन होता है वो कुछ समय तक तो होगा, और ओवर प्रोडक्शन की वजह से कुछ समय तक हो सकता है कि जब लोग काम को छोड़ देंगे तो कुछ समय तक हो सकता है कि उनके लिए अनएम्प्लॉयमेंट होगा। लेकिन लॉन्ग रन में ऑटोमेटिकली ये फुल एम्प्लॉयमेंट की अवस्था आ जाएगी। इससे जो प्रोडक्शन किया जाता है तो सप्लाई जो ओवर हो जाता है तो उससे उसकी जो सप्लाई की जो डिमांड है वो अपने आप एडजस्ट हो जाती है, क्योंकि मार्केट में ऐसी शक्तियाँ, डिमांड और सप्लाई ऐसी शक्तियाँ क्रियाशील रहती है, एक्टिव रहती है, जिससे सारी की सारी सप्लाई को खपत कर लिया जाता है। इसके बारे में कुछ निष्कर्ष भी दिए हैं और वो ये कहते हैं कि मार्केट में ओवर प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं होता, ओवर प्रोडक्शन जैसी समस्या नहीं होती, क्योंकि हम डिमांड फोरकास्टिंग करते हैं और सामान्य बेरोजगारी असंभव है। आंशिक अति उत्पादन और आंशिक बेरोजगारी संभव हो सकती है। बेरोजगार साधन अपने उपयोग के लिए स्वयं आय उत्पन्न कर लेते हैं। इसमें बार्टर सिस्टम का भी रोल है, बार्टर सिस्टम। उसके बाद लेबर मार्केट, मुद्रा एक आवरण मात्र है। ये कुछ इनकी एक निष्कर्ष है।
यहाँ जेबीसी ने अपने सिद्धांत यानी सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड यानी पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न कर लेती है, इसके संबंध में कुछ मान्यताएं भी दी है, जैसे कि बाज़ार में पूर्ण प्रतिस्पर्धा पाई जाती है, कीमतों, मजदूरी, ब्याज की दर में लोचशीलता है, यानी जो प्राइस, वेजेस और इंटरेस्ट रेट है वो फ्लेक्सिबल है, और वो कहते हैं कि सारी की सारी मुद्रा खर्च कर ली जाती है, कोई भी उसमें रिज़र्व नहीं होता है। आर्थिक क्रियाओं में सरकार की ओर से किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं है, बाज़ार एकदम विस्तृत आकार में है यानी बड़ा बाज़ार है, और जो जेबीसी का जो रूल है वो लॉन्ग रन में ही लागू किया जाता है, क्योंकि शॉर्ट रन में थोड़ा अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है, लेकिन लॉन्ग रन में ये सिद्धांत में अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगा। साथ ही साथ ये भी माना गया है कि जो जेबीसी है इनका जो नियम है वो वस्तु विनिमय यानी बार्टर सिस्टम, मॉनेटरी सिस्टम आदि में भी लागू होता है। जेबीसी के नियम की कुछ आलोचनाएं भी दी गई है, और वो आलोचना ये है कि अर्थव्यवस्था में अति उत्पादन हो सकता है, जबकि जेबीसी मानते हैं कि ओवर प्रोडक्शन नहीं होता है, लेकिन ये माना जा सकता है कि ओवर प्रोडक्शन हो सकता है, और ओवर प्रोडक्शन होने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट जैसी समस्या आएंगी और सामान्य बेरोज़गारी नहीं होती है। और जहाँ जेबीसी ने ये कहा कि अर्थव्यवस्था में स्वतः समन्वय आ जाता है, क्योंकि वो ये बताते हैं कि बाज़ार की जो शक्तियां हैं वो कोऑर्डिनेशन करके सप्लाई को कंज्यूम कर लेती है, लेकिन ऐसा संभव समन्वय जो कोऑर्डिनेशन स्वयं नहीं आता, ये धारणा भी गलत है। और बचत और निवेश में भी इसकी मान्यताएं गलत है। इस सिद्धांत की आलोचना ये भी की जाती है कि मुद्रा केवल विनिमय का माध्यम नहीं है बल्कि धन का संचय भी है, जबकि जेबीसी अपने सिद्धांत के अंदर मुद्रा को सिर्फ एक आवरण मानते हैं और संचय नहीं किया जाता, ये मानकर चला जाता है कि पूरी की पूरी राशि को खर्च कर दिया जाता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। मुद्रा विनिमय का माध्यम भी नहीं बल्कि धन का संचय भी है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस पॉइंट इन अर्लियर लेक्चर। तो इस प्रकार ये भी कहा जाता है कि कीन्स ने तो इस बात की भी आलोचना की कि सरकार को आर्थिक क्रियाओं में हस्तक्षेप करना चाहिए, जबकि जेबीसी कहता है कि इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो जेबीसी का जो सिद्धांत है वो बिल्कुल सिंपल है, और वे कहते हैं कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न कर लेती है, और वही अगर यदि अर्थव्यवस्था में ओवर प्रोडक्शन होता है तो कुछ समय के लिए शॉर्ट रन के लिए अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है, लेकिन लॉन्ग रन में सप्लाई की जब अपने आप डिमांड हो जाती है तो उससे अनएम्प्लॉयमेंट लॉन्ग रन में ख़त्म हो जाता है। तो जेबीसी कहते हैं कि सप्लाई क्रिएट्स ऑन डिमांड, और जिस अनुपात में पूर्ति बढ़ती है या घटती है उसी अनुपात में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की परचेजिंग पावर और डिमांड भी घटती और बढ़ती है, यानी ये सदा एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो सिंपल जेबीसी लॉ पे था, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड। थैंक यू।